तो आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो आपका प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम आपको मैथ का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। सभी लोग जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे। इसके बाद में क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सभी लोग जल्दी से कर देंगे। जल्दी से भाई सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। कर दीजिए भाई सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर। और एक बार बता दीजिए कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है। सभी तक आवाज़ हमारी पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है, एक बार ये भी बता दें। सारे लोग बता दें। बताइए भाई, सभी लोग बताइए। जल्दी से बताइए सभी लोग कि आवाज़ हमारी आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। सभी लोग बता दीजिए। जल्दी से बताइए, एक सेकंड रुकना। चलिए, सेशन आपका स्टार्ट है। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सबसे पहला जिसमें हम आपके सामने क्वेश्चन लाते हैं, आप लोग आंसर बताएंगे। ठीक है। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन जो दिया गया है, सभी लोग देखेंगे और आंसर बताएंगे। चलिए सर, आंसर बता दीजिए, आपका आंसर क्या रहेगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने। एक सेकंड, लाइट नहीं हमने बंद की है सामने की। अब बताइए, अब आपको सही दिखेगा। चलिए सर, बता दीजिए आंसर कितना आएगा। सभी लोग बताइए जल्दी से जल्दी, आंसर कितना रहने वाला है। बता दीजिए भाई सारे लोग। सभी लोग आंसर बता देंगे। बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। बता दीजिए। आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, हमारी आवाज़ जा रही होगी। बताइए भाई सभी लोग, आपको क्या करना है, निम्नलिखित का मिलान करना है। आप सभी लोग इसका मिलान करेंगे तो आंसर बताएंगे मिलान करने पर कि आंसर कितना आएगा। बहुत ही सिंपल सा है। एक्स में एक जोड़ना है, पी से 8 घटाना है, -5 को क्यू से गुणा करना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, एक्स में अगर एक जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, यानी फर्स्ट का एक्स प्लस वन हो जाएगा ये। सेकंड, पी से 8 घटाना है तो पी -8 हो जाएगा, यानी पी -8 ये लिखा, तो आपका एक बचा तो लास्ट ये हो जाएगा। यानी फर्स्ट का ए कहाँ पे है, सबसे सॉरी, फर्स्ट का बी है और सेकंड का सी है। फर्स्ट का बी ये रहा, ये भी रहा, सेकंड का सी इसमें रहा। तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। बताइए अगर किसी को कोई दिक्कत हो। सभी लोग बता दीजिए, अगर किसी को भी कोई दिक्कत आई हो तो बताएं। सभी लोग बताएंगे। बताइए भाई, एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग सेशन को अपने सभी दोस्तों में। चलिए सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत मज़ेदार है, आप लोग देखेंगे आंसर बताएंगे। सभी लोग बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा। एक बच्चे का सर्वांगीण विकास खालिस्तान के माध्यम से परिलक्षित होता है। आपके सामने दिया गया मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन है। सभी लोग इसको भी बता देंगे आंसर क्या सही रहेगा। बताइए, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास खालिस्तान के माध्यम से परिलक्षित होता है तो किसके माध्यम से परिलक्षित होता है। बताइए भाई, वृत्तांत अभिलेख से, व्यक्तिगत अध्ययन अभिलेख से, संचयी अभिलेख से या फिर शैक्षिक अभिलेख से। तो एक बच्चे के अगर सर्वांगीण विकास की बात की जाए तो एक बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है वो किसके माध्यम से परिलक्षित होता है, आपको ये बताना था। तो आपका आंसर क्या सही रहेगा, सभी लोग बताएंगे दूसरे का क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं कौन क्या बताता है। सभी लोग बता दीजिए प्रश्न नंबर 2। अगर जो लोग प्रश्न नंबर 2 का आंसर करेंगे, संचयी अभिलेख है ना, कम्युलेटिव रिकॉर्ड जो होता है, इसके माध्यम से बच्चे के अंदर जो विकास होता है वो सर्वांगीण विकास होता है। किस प्रकार का सर्वांगीण विकास होता है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने दिया गया मैथ का ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन करता है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित में से पूर्ण संख्याओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो पूर्ण संख्याओं के संबंध में कथन सत्य नहीं वो बताना। 0 एक गणना योग्य संख्या है लेकिन एक प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा आपके सामने दिया गया है, पूर्ण संख्या 0 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। इसके बाद में अगला है, सभी प्राकृत संख्याओं की योगात्मक समरूपकता एक पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद पहले 2 अंकों की संख्या की पूर्ववर्ती संख्या हमेशा एक अंकीय होती है।
अब आप बता दीजिए यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। जो कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। सारे लोग अगले क्वेश्चन देखो। आपको सबसे पहले तो आपको बताते हैं, अगर आपसे कभी प्राकृत संख्याओं की बात करता है तो आप फिर क्या करते हो, सबसे पहले ये बताओ। तो आप कर देते हो 1 2 3 4, इस प्रकार से आप कर देते हो इनफाइनेट तक, अगर कभी आपसे प्राकृत संख्याओं की बात करता है तब। और अगर पूर्ण प्राकृत की सर बात कर देता है तो फिर आप आंसर क्या कर देते हो, अगर पूर्ण प्राकृत की बात करता है तो आप आंसर कर देते हो 0 1 2 3 4, इस प्रकार से। इसी प्रकार से तो करते हो। तो यहाँ पर कह रहा था पूर्ण संख्याओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं, यहाँ लिखा था 0 एक गणना योग्य संख्या है लेकिन एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो देखो 0 जो होती है बिल्कुल ये गलत बात है, इसको क्या करते हैं गणना योग्य जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के अंतर्गत इस संख्या को नहीं लाते हैं, पहली चीज ये। दूसरी, एक प्राकृत संख्या नहीं है, तो भैया 0 जो होती है पूर्ण प्राकृत में इसको लिखा जाता है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, नहीं है। तो आप आंसर फिर क्या सही कर सकते हो, नंबर 1 आप आंसर सही कर सकते हो, 4 नहीं करोगे। क्या करोगे, नंबर 1 आप आंसर सही कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सभी लोग आंसर को बताएंगे, देखते हैं कौन क्या बताता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णांक के संबंध में सत्य है। अच्छा आप ये बताओ, पूर्णांक तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, पूर्णांक किसे कहते हैं, है ना। अब देखो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ऑप्शन पढ़िएगा, सभी लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे फिर आप आंसर को देंगे। सबसे पहले आप सभी लोग ऑप्शंस को पढ़िएगा, चारों ऑप्शंस को। देखो पहला ऑप्शन दिया गया है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से विभाजित करने पर हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखो आप ये बताओ, अगर हम -2 लिख दें, मल्टीप्लीकेशन -2 लिख दें तो कितना प्राप्त होगा, +4। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, ऋणात्मक प्राप्त होता है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक से एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाने से एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। ये बात आपकी सही है। अगर हम 8 धनात्मक है इससे 4 घटा दें, 4 ऋणात्मक हो गया 8 धनात्मक, तो आपका 4 बचेगा, वो भी कैसा, धनात्मक। तो आपका ये फिर सही हो गया। दूसरा ऑप्शन आपको नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा ही आपको सही मिल गया, तो फिर नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से आपका आंसर वही हो गया। अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग देखते हैं। सभी लोग अगला प्रश्न देखेंगे और फिर आंसर बताएंगे। बताइए भाई, सभी लोग प्रश्न को पढ़िएगा और आंसर को बता दीजिए, देखते हैं कौन कौन आंसर बताता है। सभी लोग बता दीजिए। अब देखो आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है। 9 एक अभाज्य संख्या है। देखो भाई आप बताओ, अगर आपने भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पढ़ा होगा, सभी लोग बताएंगे, अगर आपने भाज्य और अभाज्य को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 9 कैसी होती है, भाज्य संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो ये तो सरासर गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। 20 से नीचे केवल 9 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम 20 से नीचे बात करें, एक 19 अभाज्य संख्या, एक 17 अभाज्य संख्या, एक 13 अभाज्य संख्या, एक 11 अभाज्य संख्या, एक 7 अभाज्य संख्या, एक 3 अभाज्य संख्या होती है, 3 होती है, इसके बाद में एक 2 भी होती है। तो आपकी कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 आएंगी। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, 5, हाँ सॉरी, यहाँ पर हमने 5 और नहीं लिखा है, 5 और अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि इसको सिर्फ 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं और खुद से। जो संख्या 1 से और खुद से डिवाइड होती है वो अभाज्य होती है। अब यहाँ पर तो 9 कह रहा था, लेकिन हमारे पास टोटली कितनी संख्या है, 8 हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। नीचे कह रहा है, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणक और घटक होती है, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणक और घटक होती है, भाई प्रत्येक संख्या स्वयं से कट जाती है, सभी जानते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न अगला आपके सामने दिया गया है, सभी लोग देखेंगे प्रश्न क्या है, देखिए और आंसर को बताइए, देखते हैं आंसर कौन कौन इसका बता देता है। सभी लोग क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। यशना मीना जी, सभी लोग भाई सही सही आंसर करते रहिए, कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा। कोशिश करिए आंसर को सही बताने की, है ना, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती है। और अगर आप कोशिश ही ना करें तो फिर गलत बात है। एक बार आप कोशिश करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि भैया आंसर आपका आ गया या नहीं आया, है ना। तो कोशिश करिए और आंसर बताइए, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, लो भाई अगर आपको ना दिख रहा हो तो सारे लोग आंसर बता दीजिए। अब आपको दिख रहा होगा, सभी लोग बताएंगे किसका कितना आंसर आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आंसर बता दीजिए।
आंसर क्या होगा? बताइए भाई, सभी लोग बताइए आंसर कितना रहने वाला है। सारे लोग बता देंगे आंसर। बताओ आंसर क्या होगा। सभी लोग बता दीजिए, जिसका भी जो भी आंसर आ जाए तो वो बता देंगे अपना अपना। और भाई शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को। देखो हम आपको समझाते हैं। आपसे ये कह रहा है कोण सी जो आपका है वो 40 डिग्री का है, आपको ये तो कन्फर्म ही हो गया। कोण ए कोण बी के मान आपको बताने हैं। अब भैया कोण सी 40 डिग्री हो गया। अच्छा आप हमको एक बार ये बताओ, क्या ए और सी में कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? अगर ये दोनों भुजाएं समान हैं, ये लगा हुआ है कट, तो ए और सी में कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे सर नहीं नजर आ रहा। तो भैया हम कह देंगे फिर ये भी 40 है। क्लियर हुआ? बताओ। आप खुद चित्र को देखें, आपको ए और सी में कोई डिफरेंस नजर आया? आप कहेंगे सर कोई डिफरेंस नहीं। तो फिर सर ये भी 40। आपको पता है ट्रेंगल के तीनों एंगल का मान कितना होता है? 180। तो ट्रेंगल ए बी सी आपका कितना हो जाएगा? ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब आप ये बताइए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी आपका कितना है? 180 है। तो आप हमें ये बताइए ए की वैल्यू 40 प्लस बी की वैल्यू हमको पता ही नहीं, ज्ञात करनी है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 40 इक्वल टू 180। तो भैया आप ये बताओ कोण v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 40, 40 80 माइनस हो जाएगा। कोण v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। आप हमको ये बताइए कि एक 40 डिग्री आया, एक 100 डिग्री आया, आंसर क्या सही होना चाहिए था? तीसरा वाला सही होने चाहिए था। बताइए अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ। 40 डिग्री और 100 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। किसी को भी कोई दिक्कत आई हो तो हमको बताएं। एक बार भाई सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल सा है। ये क्वेश्चन कल सबसे पहली क्लास जब हमने ली थी तो हमने पढ़ाया था, ये जानने के लिए कि देखें कौन कौन आंसर बता देगा। और आप में से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने आंसर भी बता दिया था। ठीक है। अब बताइए भैया, हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि किस प्रकार से लगाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिल जाए तो आप विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आंसर, ये हम आपको बताएंगे। कोशिश करिए एक बार आंसर को निकालने की। देखो दोस्त, आपको सबसे पहले तो हम बता दें, सभी लोग समझने की कोशिश करना। होता क्या है, आपको सवाल दिया गया एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 2। आपसे वैल्यू पूछी गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की क्या हो जाएगी, यही तो आपसे पूछा गया है। जब आपसे ये वैल्यू पूछी जाए और आपको ये दिया जाए तो सबसे पहले तो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जैसे यहाँ पर x माइनस 1/x का वर्ग कर दो। ये तो पहले तो हम आपको थ्योरेटिकल बता देंगे, फिर ट्रिक भी बता देंगे। 2 का वर्ग करेंगे 4, इसका ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा इक्वल टू 4। एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 6 आंसर आ जाएगा। बताइए अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो, बता दीजिए भाई अगर किसी को कोई दिक्कत हो। 6 आ गया। अब अगर हम बात करें ट्रिक की, देखो अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आपको देखना है प्लस और माइनस। अगर यहाँ पर माइनस है तो इस संख्या का वर्ग कितना? 4। और अगर माइनस है तो 2 ऐड कर दो, कितना आंसर? 6। अगर हम यहाँ पर आपका सवाल चेंज कर देते, प्लस कर दें, अब हम आपसे वैल्यू पूछें, आपसे पूछें आप कितना बताएंगे? तो भैया इसी का वर्ग 4, लेकिन अब जोड़ेंगे नहीं, अब 2 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाता? 2। अगर यहाँ प्लस होता तो आंसर 2 आता, अगर यहाँ सर माइनस होता तो आंसर 6 आता। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जाननी है प्लस और माइनस का लफड़ा क्या है ना। जब आप ये चीज़ जान लेंगे तो सर आपको बिल्कुल भी दिक्कत फिर नहीं होने वाली है। तो हमको एक बार बताइए सर, अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बता दीजिए। किसी को भी सर कोई दिक्कत हो एक बार हमको बताइए कि सर हमको ये दिक्कत है, तो उसकी दिक्कत का समाधान किया जाए, है ना। आंसर 6 आ गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे सर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा दिया गया है, देखते हैं कौन कौन आंसर कर देता है। क्वेश्चन क्या है सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन ये है
कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 है, मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार को तापमान कितना था? आपको ये बताना है कि सोमवार को तापमान कितना था। देखते हैं कौन कौन आंसर सही करता है कि सोमवार को कितना टेम्परेचर था। और भाई सभी को डेली क्लास में आना है, आप लोग इसी टाइम पर डेली क्लास में आएंगे, है ना। एक भी दिन आपको गैप नहीं करना है, आपकी इसी टाइम पर आपको डेली क्लास मिलेगी, तो किसी को भी गैप नहीं करना है क्लास में। बताइए सर आंसर क्या रहेगा, देखते हैं कौन कौन बता देता है। देखना ये है सर, आंसर कौन कौन बता देता है, ये देखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो भैया, सोम है, मंगल है, बुध है। सबसे पहले तो आप इस चीज को देखिए, सोम, मंगल, बुध। अब आपको एक चीज यहाँ पर ये देखनी है सर कि हमारा 3 दिनों का औसत तापमान 40 दिया गया। अगर हम इसका योग आपको हमेशा लिखना है, जैसे 3 है दिन तो इसका 3 गुना कर दीजिए, 120 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। बात समझ में आई? अब आपसे कह रहा है सर मंगल प्लस बुध प्लस गुरु, इसके 3 दिनों का औसत आपको कितना, 41, तो 41 या 123 डिग्री। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ। अब सर आपको करना क्या है, यहाँ पे घटा देना है। कैसे? ऐसे माइनस 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 माइनस। अगर सर हम घटा देंगे तो आप ये देखेंगे, पहले तो यहाँ पर देखिए आपका बुध से बुध कट जाएगा, मंगल से आपका मंगल कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोम माइनस गुरु आ जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, -3। बताओ भाई, -3 डिग्री सेल्सियस आया या नहीं आया? अब भैया ये बताओ, सोमवार का हमको पता नहीं है, लेकिन माइनस गुरुवार का हमको पता है, 42 डिग्री दिया गया है, दिया गया इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर सोमवार का निकालेंगे तो कितना आएगा, 42 डिग्री सेल्सियस -3 डिग्री सेल्सियस। भैया इससे 42 से ये 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 39 डिग्री सेल्सियस। आंसर कितना सर जी आएगा, 39 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं तो बता दिए। ठीक है भाई, किसी को भी कोई दिक्कत हो एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको 3 दिन दिए गए थे, सोम, मंगल और बुध। इसका औसत आपको दिया गया था 14। देखो औसत क्या होता है, जैसे अगर आपने एवरेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो एवरेज के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने दिन या जितने लोग या जितनी वस्तुएं जो भी आपको दिया रहता है उतनी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो औसत होता है। तो हमारे पास 3 दिन थे तो भैया औसत 40 था, 40 तिया 120। फिर 3 दिन थे, औसत 41 था, 41 तिया 123। अब हमने इसको माइनस इसलिए किया क्योंकि घटाने पर किया। यहाँ पर बताओ तो लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो नीचे वाले सारे माइनस हो गए। अब भैया जो समान थे, एक प्लस एक माइनस, वो तो घट गया, एक प्लस एक माइनस घट गया। सोम बचा आपका और ये गुरु बचा आपका, इक्वल टू 120 से 123 गया, -3 बचा। गुरु का आपको ये दिया गया था 42, तो हमने गुरु की जगह 42 रखा। 42 जब इधर पक्षांतर हुआ तो ये प्लस आया, प्लस से जब 3 गया, प्लस 42 से तो आपका 39 बचा। बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो एक बार भाई शेयर कर दें। सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, है ना। आपको फ्री में सारी चीज़ें जब पढ़ाई जा रही हैं, कोई आपसे पैसा भी नहीं लग रहा है, और हमारी अगर मेहनत लग रही है तो कम से कम मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप सभी लोग आंसर बता देंगे। आंसर कितना आएगा बताइए भाई, सभी लोग, सारे लोग आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। यानी आपके सामने जो फिगर दिया गया है उसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो आप वैल्यू फाइंड कर दीजिए एक्स की कितनी होगी आपके सामने जो फिगर है उसमें। बहुत सिंपल है, वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है। अब कैसे आएगी वो हम आपको समझाएंगे। देखो आपको क्या होता है, हाँ भाई आप लोग पढ़ते रहिए, अपने सभी दोस्तों को भी बताइए।
अभी हम आपको पहले पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं, लेकिन जब आप लोग सही संख्या में आएंगे, अपने सभी दोस्तों को बताएंगे, तो हम आपको बेसिक से भी ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको अपने सभी दोस्तों को बताना पड़ेगा, और ये हमारा आपसे निवेदन है कि आप जितना ज़्यादा शेयर कर पाएँ उतना ज़्यादा शेयर करिए। फिर वादा हमारा आपसे है कि आपको हम क्लास डेली देंगे। बताइए भाई। अब देखो बहुत सिंपल है, आप सभी को भी हमने बताया था, जो त्रिभुज होता है, जो ट्रेंगल होता है, जैसे ये ट्रेंगल दिया गया है, इसके तीनों कोणों की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। हमेशा ये तरीका अपनाइए कि कम से कम हमको पेन चलाना पड़े और आंसर हमारा आ जाए, कम से कम पेन चलाना पड़े। आपने देखा सर, इस त्रिभुज को आपको हम बना देते हैं, इस पर फिगर लाइन ड्रा करते हैं, तब आपके समझ में आएगा। आपने सर इस त्रिभुज को देखा, अगर तीनों का 180 होगा, ये हमारा 60, ये हमारा 50, 60 50 110 सर। तो 110 यहाँ पर कितना होना चाहिए? 110 में अगर हम 70 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा सर? 180 हो जाएगा। बताइए एक बार, क्लियर हुआ? जब 70 ऐड कर देंगे सर 180 हो जाएगा। इसके बाद में आप देख रहे होंगे एक फिगर हमारा ये बन रहा है, ये इतना कितने डिग्री का? वो भी 25 डिग्री का। तो भैया 70 में इसको भी ऐड कर लो तो ये हमारा पूरा एंगल इतना हो जाएगा। बात सभी के समझ में आई होगी। तो 70 + 25 हमारा कितना हो गया? 95 डिग्री। इसको ऐसा ही छोड़ दो। अब आप ये बताओ, जैसे ये पूरी लाइन बनी हुई है, अगर हम एक ऐसी ये लाइन बना दें सर, और पहले तो एंगल इतना ही बना था, इतना, लेकिन इतना एंगल हमको बताना है। अब अगर इतना एंगल इसको जोड़ भी दें तो हमारा ये पूरा एंगल जो होता है, ये ऋजु कोण होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 का होता है। तो सर जी आप बताइए, जो ये 95 वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है 95। टोटली आपको पता है 180 होता है। तो जब टोटली 180 होता है और इसमें से इतना हमारे पास 95 ऑलरेडी है, तो भैया 95 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 85 डिग्री। बताओ सर, कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई है तो बताओ, उसको हम दोबारा से फिर से समझा देंगे। बताओ, एक बार फिर से समझो। ये जो आपका त्रिभुज DAV दिया गया था, इसमें एक भुजा 60, दूसरी 50। आपको सर पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों की वैल्यू 180। जब तीनों की 180, दो की तो 110 हो गई, जो सर शेष बचा है वो बचा वाला हो गया। तो 180 से अगर हम 110 ये माइनस करेंगे, 70 बचा। तो ये डायरेक्टली हमको इतना पता हो गया कि ये 70 की वैल्यू है। बचा हमारा ये कोण, एक कोण हमारा इसी में ये भी तो एडजस्ट है, ये वाला जो 25 डिग्री का है। तो भैया 70 + 25 टोटली कितना हो गया? 95 हो गया। अब हमको क्लियर हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 95। और ये भी क्लियर है कि ये जो कोण होता है ये 180 डिग्री का होता है। ये भी सभी जानते हैं ऋजु कोण कितने का होता है? 180। तो जब दोनों चीजें क्लियर हैं तो भैया 180 से अगर इसी 95 को माइनस कर देंगे तो शेष x की वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू सर कितनी आएगी? 95 आ जाए 85 आ जाएगी। बताओ अब किसी को कोई दिक्कत हो? अब तो सभी की आ गई होगी ना वैल्यू। चलो भाई, बहुत सिंपल होता है ऐसे प्रश्नों को लगाना। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, ये किस नियम पर आधारित है, आपको इतना बताना है। तो देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है, वे कौन सा गुण है जो 2/3 मल्टीप्लीकेशन 5/11 + 2/3 मल्टीप्लीकेशन 6/11 इक्वल टू 2/3 के गणना की अनुमति देता है? तो बता दीजिए। सबसे पहला आपका दिया गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दूसरा दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तीसरा दिया है क्लोजर प्रॉपर्टी, और चौथा दिया गया है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बता दीजिए आंसर ये क्या हो जाएगा इसका, ये किस नियम पर आधारित है? सभी लोग बताएंगे। देखो एक चीज हमने आपको बता दें, अगर आपने वितरितिका नियम पढ़ा होगा, वितरितिका भी बोलते हैं, वितरण भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वितरण 2/3 को इस प्रकार से वितरण किया है, ये इस वे में वितरण किया गया है, जिससे कि आपको लगाने में दिक्कत ना हो। जहां तक हमारा मानना, अगर हल करेंगे तो 2/3 ही आ जाएगा। 5 दूनी 10/33 प्लस 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा? 33। सर हर समान हो तो वही रहता है। ऊपर 12 10 कितना होगा? 22 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 तियां 33। आपने देखा हल करने से 2/3 ही आएगा।
तो होता क्या है, 2/3 को वितरण किया गया है इस फॉर्म में, तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, क्या हो जाएगा, वितरण का गुण हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी के? तो आप सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे, हाँ, क्योंकि वितरण किया गया तो आपका वितरणिका का नियम हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। ट्रेंगल दिया गया है ए बी सी में, कोण सी 90 डिग्री है, बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 3√2। तो ए बी की वैल्यू बतानी है, देखते हैं कौन कौन वैल्यू ए बी की बता देता है। देखना ये है ए बी की वैल्यू कौन कौन बता देता है, बताइए सभी लोग, बताइए, कोशिश करिए, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप आंसर बता पाएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया, कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती है दोस्त मेरे। तो आप कोशिश करते रहिए सिर्फ। बताइए सर, सभी लोग आंसर बता दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, सारे लोग आंसर बता देंगे कि आंसर क्या रहेगा। देखो सर, यहाँ पर क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी दिया गया है। सबसे पहले ये देखो, त्रिभुज ए बी सी दिया गया है सर। अगर हम एक त्रिभुज बना दें, सॉरी, एक हम सर त्रिभुज बना दें, ए बना दें, बी बना दें, सी बना दें। आपको सर बी सी की वैल्यू दी गई है 3√2, आपको सर ए सी की वैल्यू दी गई है 3√2, इतनी तो वैल्यू दी गई है। बताइए, आपसे सर ए बी की वैल्यू पूछी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कह रहा है बी सी इक्वल टू ए सी और ए बी सी था, तो बी हमारा बीच में इसलिए रहा क्योंकि ये तो कोण ही है, जो चीज़ यहाँ पर बीच में होती है वही एंगल होता है, तो हमने त्रिभुज को इस प्रकार से बनाया। भैया 3√2 भुजाइए, 3√2 भुजाइए, इसको हम किससे लगाएंगे, आपने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ा ही होगा। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो पाइथागोरस प्रमेय ना जानता हो, हर कोई पाइथागोरस प्रमेय को जानता होगा। तो सर यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी का वर्ग इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। भैया ए बी का वर्ग इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, बी सी आपको दिया गया है 3√2, कितना दिया गया, 3√2 प्लस ये भी आपका 3√2 है। इनका आपको क्या करना है, वर्ग करना है सर। क्या करना है सर, आपने वर्ग करना है। तो सर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ये 3×3 9 हो जाएगा, और इसका ये रूट कट जाएगा तो 9 दूनी, ये भी इसी प्रकार से 9 × 2। तो सर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 + 18 इक्वल टू 36। सर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 36 कितने का वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। आंसर सर कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। बताओ सर, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, बताइए सर, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो एक बार बता दीजिए। आंसर सर आपका 6 आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, और आंसर तो करते ही रहिए भाई, कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो आंसर ना कर पाए, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो भी दिया गया है हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है आपका, एक चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए कोण सी और कोण बी कोण डी का 2 गुना है। कोण ए और कोण सी जो है, यहाँ पर कह रहा है कोण ए प्लस कोण सी जो है वो कोण बी और कोण डी का कितना है, 2 गुना है। ये जो है 2 गुना है, अगर हम इसको 2 गुना कर दें तो अब इक्वल हो जाएंगे दोनों। क्लियर है, अगर इसको हम 2 गुना कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो कोण डी जिसके अंतर्गत आता है वो भुजा ये है, अगर हम 60 को 2 गुना कर दें तो इसके इक्वल होगा। अगर हम आपको बताएं 140 में अगर हम 60 का कोण डी इसके अंतर्गत आता है, इसका अगर 2 गुना करेंगे 120 तो इक्वल हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 और 120 कितना हो जाएगा, 260। तीसरी चीज, चतुर्भुज में सारे 90 अंश के कोण होंगे, तो टोटली आपका जो चतुर्भुज होगा ए बी सी डी वो कितने का होगा, ए बी सी डी इक्वल टू 360 का होगा। जब ये टोटली 360 का होगा, इसमें 3 कोणों की वैल्यू कितनी हो गई, 260।
तीनों कोण, चारों कोणों की वैल्यू कितनी है 360। अगर हम इसमें से कोण सी निकालें तो हम क्या करेंगे, कोण क्या नाम, ए बी सी डी माइनस कर देंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी, इसको हम माइनस कर देंगे। तो भैया कोण सी इक्वल टू इसका वैल्यू 360 है और इन तीनों का वैल्यू 260 है, तो भैया कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। अब बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो कहीं पर, बताइए भाई। बताइए भाई, किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो हमको बता दें। शेयर जरूर करते रहें सभी लोग अपने दोस्तों को। आंसर कितना आ गया, 100 डिग्री, जो कि आपके सामने दूसरा ऑप्शन दिया गया था 100। अगले विकल्प पे चल, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सभी लोग देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर किसी का ना आया तो भैया बहुत गंदी बात हो जाएगी। बताइए भाई, आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन है, गीता के पास 600 रुपये थे, वह नोटबुक पर अपने पैसे का 1/3, लेखन सामग्री पर शेष का 1/5 और प्रसाधन सामग्री पर शेष का 3/8 खर्च करती है। उसके पास कितनी राशि शेष बची है, आपको ये बताना है। बताइए आंसर, सभी लोग बताइए, देखते हैं किसका कितना आंसर आता है। बताइए भाई। और भाई शेयर नहीं करते हैं आप लोग, आपके लिए चाहे जितनी मेहनत की जाए लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो भैया शेयर भी किया करो। देखो भाई, हम आपको बताते हैं, यहाँ पर क्या है, 600 रुपये टोटली हैं, इसमें से वो 1/3 खर्च कर देता है, यानी कि कितने खर्च किए, 200 रुपये। तो भैया 600 से अगर 200 माइनस कर देंगे, कितने बचे उसके पास में, 400 रुपये। इस 400, 1/3 खर्च कर दिया, इसके बाद में लेखन सामग्री पर 1/5 खर्च कर देता है। अब इसका 1/5 खर्च कर दो, कितना हो जाएगा, 5×8 = 40, यानी 80 रुपये। 400 से 80 माइनस कर दो, अब उसके पास कितने बचे, 320 रुपये बचे। अब भैया 320 के बाद में प्रसाधन सामग्री पर खर्च कर देता है 3/8, तो भैया 3/8 कर दो। 8×4 = 32 यानी 40, 40 का गुणा 3 में हो जाएगा तो कितना आएगा, 120 आएगा। 120 उसने खर्च कर दिए प्रसाधन सामग्री पर, थे कितने, 320। 320 में उसने 120 खर्च कर दिए प्रसाधन पर, तो कितने बचे, 200 रुपया। अब तो आगे किसी पर खर्च कर नहीं रहा है, तो उसके पास कितने रुपए रह गए, 200 रुपये उसके पास में रह गए शेष। बताइए, कोई दिक्कत किसी को। हाँ, 100 नहीं आएगा भैया मेरे, 200 रुपये आएगा। 100 आंसर कैसे आ रहा, पीछे वाले क्वेश्चन का कर रहे हो, अच्छा। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 200। बताइए, चलिए भाई अगले विकल्प पे चल, क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अगर ये जिसने ना लगा पाया तो बहुत गंदी बात। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, सबसे पहले आप देखिए, आपसे कह रहा है 11 से विभाजित संख्या, बता दीजिए भाई कौन सी संख्या यहाँ पर ऐसी है जो 11 से विभाजित हो जाएगी। सभी लोग बताएंगे आंसर क्या रहेगा, जो 11 से विभाजित हो जाए उस संख्या को आपको बताना है। तो बता दीजिए कौन सी ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो सकती है या हो जाएगी। तो सभी लोग बताएंगे आंसर। बाय सर, हम जा रहे हैं, बाद में देख लेंगे। कोई बात नहीं है, बाद में देख लीजिएगा। अब देखो होता क्या है आपको बताते हैं, जब 11 से विभाज्य करने की बात आए तो 3, 1 और 3, जैसे विषम विषम का जोड़िएगा, बाद बाकी 3 1 4, 3 1 4 और 2 2 आपका कितना हो जाएगा, 4। भैया आप क्या करेंगे, अगर संख्या 3 1 4 हुआ था, 3 1 4 माइनस, अगर आपकी 0 हो जाती है, फिर 2 2 4, 2 से 2 आप कट कर देंगे तो भी आपकी 0 आ जाती है। अगर ऐसा, ऐसी स्थिति में ऐसा हो जाता है
तो वो संख्या डिवाइड होगी। और हर संख्या में ऐसा नहीं होगा, 5 1 6, देखो 6 3 9 हो गया, काम खत्म भैया। 9 से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 0 तो आएगा नहीं। यहाँ देखो 0 में 9 जोड़ेंगे, 3 में अगर 6 भी जोड़ेंगे तो भैया आपका घटाएंगे तो उतना आएगा नहीं, क्योंकि 0 से 9 घटाएंगे तो 9 ही रहेगा, 6 से 3 घटाएंगे तो 3, ये भी नहीं, एक भी नहीं होगी, यही आपकी कट जाएगी। अगर आप दे के भी देखें तो आपको बताओ, भाग भी दे के दिखा दें 11 से, इतना ही तो नंबर है। अगर आप इसको भाग भी देना चाहें तो हम आपको भाग दे के दिखा दें 11 से कि कटेगी या नहीं कटेगी, है ना। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा, आपको भाग दे के दिखाते हैं। 11 एकम 11, एक बार गया, 1 बचा 13 हुआ, 11 एकम 11, 2 बचा 20 हुआ, 11 एकम 11, 9 बचा 93 हुआ, 11 8 88, कितना बचा भैया 88, 5 बचा 52 हुआ, 11 चौके 44, कितना बचा, नहीं होने वाली। अरे हम नियम गलत बता रहे थे, मतलब जिसमें 0 आ जाता है वो विभाजित नहीं होती है। हाँ अब देखो, आप 11 से विभाजित करेंगे तो विभाजित नहीं होगी, दिमाग में नियम नहीं चल रहा था, दिमाग में ये आ गया कि जो होने वाली है, जो नहीं होने वाली है उसका नियम होता है ये। तो आपकी ये 11 से विभाजित नहीं हो रही है, आपने देखा। बाद बाकी सारी संख्याएं 11 से विभाजित हो जाएंगी, सभी में ऐसा ही नियम चलेगा, ठीक है। और आप लोग किस प्रकार से जोड़ के किया करते हो, आप लोग जोड़ते हो, फिर अगर संख्या का योग आता है 11 से भाग लगाओगे, या जो भी नंबर से डिवाइड किया जा रहा होगा उससे आप भाग लगाओगे, तो वो नियम आपका गलत हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया वो क्वेश्चन ये है, एक संख्यांक है, एक अनुक्रम में एक तत्व की स्थिति है, एक संख्या के प्रतिनिधित्व का प्रतीक है, एक समुच्चय की प्रमुखता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी लोग अगले प्रश्न का आंसर बता दीजिए। सर अगले प्रश्न का क्या होगा, बताइए। एक संख्यांक क्या होता है, देखो जिसको नहीं पता है वो याद रखना, एक संख्यांक जो होता है एक संख्या के प्रतिनिधित्व का प्रतीक होता है, सिंबल टू रिप्रेजेंट ए नंबर, ठीक है। आप सभी लोग इस चीज को तो याद ही रखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलो भाई। राहुल भैया ये क्लास डेली होगी, आप लोग भी डेली आना सभी लोग। अगर आप लोग डेली आएंगे तो आपकी क्लास ये डेली ही होगी, और नहीं भी आएंगे अब तब भी होगी। आर्यभट्ट द्वारा प्रस्तुत गीत का खाली स्थान का संग्रह है, काय का संग्रह है, कालकिया समय और मापन पर कार्य, अंक गणित पर समस्याओं का संग्रह है, गोला यानी गेंद का संग्रह है, खगोलीय तालिकाओं का संग्रह है, किस चीज का संग्रह है बता दीजिए। पैडागोजी भी आपसे पूछी जाएगी ना, तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि जब सारी चीजें आएंगी तो आप आसानी से आंसर को एग्जाम में कर पाएंगे, चाहे वो पैडागोजी की बात हो चाहे किसी भी चीज की बात हो, है ना। तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। देखो आर्यभट्ट द्वारा प्रस्तुत जो गीतिका है, यानी आर्यभट्ट ने गीतिका एक पुस्तिका प्रस्तुत की है, उस चीज के अंदर क्या है आपको ये बताना था। खैर ये याद करने वाला प्रश्न है, आप लोग याद कर लेना, खगोलीय तालिकाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को आप सभी लोग याद करना था, तो आप लोग याद कर लेंगे। ये भी याद करने वाला प्रश्न है, ये भी आप याद कर लेंगे। सूक्ष्म अध्ययन यानी माइक्रो टीचिंग तकनीकी भारत में खाली स्थान द्वारा लाई गई। माइक्रो टीचिंग भारत में किसके द्वारा लाई गई, अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखेंगे बीके पासी के द्वारा माइक्रो टीचिंग को लाया गया। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, है ना, तो इसलिए किसके द्वारा, बीके पासी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गणित शिक्षण के लिए इकाई योजना खाली स्थान में की जाती है। अब इसको आप लोग ही बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये पैडागोजी का क्वेश्चन है, ये याद करने वाला है तो ये भी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए सभी को, ठीक है। सभी लोग आंसर कर देंगे। गणित शिक्षण के लिए इकाई योजना खाली स्थान में की जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो सभी लोग याद रखना, ऑप्शन दूसरा सही होगा, प्री अनुदेशात्मक चरण में की जाती है। किसमें, प्री अनुदेशात्मक चरण में। अगला है नियम का उपयोग में किया जाता है। अब इसका तो भैया आंसर आप कर ही सकते हो, इसका तो सभी लोग आंसर कर सकते हैं। नियम का उपयोग किया जाता है, काय में किया जाता है, इकाई योजना में करते हो या फिर पाठ योजना में करते हो या गृह कार्य में या उद्देश्यों की तैयारी में, किस में करते हो। नियम का उपयोग भैया आप बताइए। अच्छा आप बताइए, आप जब पाठ योजना आपने बनाई होगी, आपने जब लेसन प्लान बनाया होगा, उसमें नियमों का उपयोग किया होगा। नियमों का उपयोग आपने कब किया होगा,
जब आपने पाठ्य योजना तैयार की होगी, जब आप डीएलएड कर रहे होंगे, जब आप बीएड कर रहे होंगे, तब आपसे लेसन प्लान बनवाया गया होगा, बनवाया गया था, उसी को बोलते हैं पाठ्य योजना। उसमें हम लोग नियम का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, मैथ का है। आपको इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन क्या है आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा छोटा करते हैं फिर दिखेगा। अब दिखेगा, बताइए, सभी को इक्वेशन दिख रहा होगा। कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। मतलब ये क्वेश्चन है, कोई हल नहीं है, एक विशेष हल है, केवल दो हल हैं, अनंत रूप से कई हल हैं। तो आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं बताओ। देखो हम आपको फिर समझाते हैं, एक बार आप कोशिश करिए बताने की, फिर हम आपको समझाएंगे भी। अगर कभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, आपको दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। अच्छा, आप इसको कितनी प्रकार से हल करने की कोशिश करेंगे। एक तो आप 2x इक्वल टू 10 माइनस 3y भी कर देंगे, फिर x इक्वल टू इसको 10 माइनस 3y बट्टे 2 भी कर देंगे। एक बार आप क्या करना चाहेंगे, आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 3y इक्वल टू 10 माइनस 2x, इसके बाद में y इक्वल टू 10 माइनस 2x बट्टे 3, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एक आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3y माइनस के 10 इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। एक आप इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, एक आप इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, मतलब आप अनंत रूप से इसको हल कर सकते हैं, कहने का मतलब ये हमारा, ठीक है। कोई हल नहीं, एक विशेष हल नहीं लिखेंगे, आप इसको अनंत प्रकार से, इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, अनंत प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, सीधी सी बात है। जब सवाल कई प्रकार से लग जाए तो उसको अनंत प्रकार ही आप कहेंगे, क्योंकि कोई गिनती तो है नहीं। अगर मिनिमम है एक प्रकार या दो प्रकार और इससे ज़्यादा प्रकार से लग रहा है तो उसको अनंत की श्रेणी में कर दीजिए। उसकी फिर कोई वहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं था कि आप लिखते सर 5 प्रकार से, सर 6 प्रकार से, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, फिर इनफाइनेट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ज्यामिति के साथ समेकित क्षेत्रमिति ने नियमित आकृतियों से रेखा चित्र बनाए जो बच्चों के लिए 4 तरीकों से प्रस्तुत हुए। सुरुचिपूर्ण हो जाएगा, सन्निकटन हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा, साहचर्य हो जाएगा। इसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है आपको ये बताना है। सभी लोग बता दीजिए किसके रूप में आप जानते हैं इसको, आंसर सभी लोग बताएंगे। अगर किसी को नहीं पता है, सुरुचिपूर्ण को, सन्निकटन को, व्यापक को, सहचर्य को, इसको आप परिणामीकरण की तकनीक के रूप में जानते हैं। आंसर आप क्या कर देंगे, परिणामीकरण की तकनीक। अगला क्वेश्चन है, उस युग्म का चयन करें जो संयुक्त अभाज्य नहीं है। मतलब कहने का ये, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संयुक्त अभाज्य नहीं, मतलब जिसमें दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं है और बाकी में आपको दोनों दोनों संख्याएं अभाज्य दी गई होंगी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिसमें दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं है। हो सकता है एक अभाज्य हो सकता है दोनों अभाज्य ना हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर आंसर का चयन करना है कि भैया यहाँ पर कौन सा युग्म ऐसा है जिसमें दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं है। तो आप ये बता दीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या सही रहेगा, देखो भाई, 59 और 61 दोनों अभाज्य हैं, 41 43 दोनों अभाज्य हैं, 101 103 दोनों अभाज्य। यहाँ पर 23 सत्ते 91 भी कट जाएगा, 3 तिरका 9 3 एकन 3, दोनों के दोनों क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं, दोनों की दोनों भाज्य संख्याएं हैं, बाकी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं थीं। तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं, कल कराएंगे वो सारे क्वेश्चन, अभी आधे क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए हैं पेपर के, है ना। आधे क्वेश्चन अभी और हैं, उनको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग बता दीजिए आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट कर दीजिए सारे लोग, फिर हम चलते हैं।